Good morning, students. In previous classes, we have studied about the quantum number. It is very important topic as it is also related to 12 classes. Whenever you will not know about the quantum number, it will be very difficult to solve the problem of D block element, P block elements. So, it is my our sincere advice to you. You must revise the quantum number at least 4 times so that you will get the command over it. Okay. Now, let us start the today's topic. Today I will teach you electron spin and the Pauli's exclusion principle. As you know, electron is revolving around the nucleus, and it also shows rotation about its own axis either in clockwise direction or in anti-clockwise direction. ठीक है, if it is rotating in clockwise direction, then it is represented by upward arrow, and for anti-clockwise rotation it is represented by downward arrow. For each rotation its spin value is half. Now whether plus shows clockwise direction and negative sign indicates anti-clockwise direction. Now we will start the Pauli's exclusion principle. According to Pauli's, no two electrons can have the same set of 4 quantum numbers similar. अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, आपका दो इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में, एटम सेम होना चाहिए. अगर 4 क्वांटम नंबर में से 3 क्वांटम नंबर अगर सेम हो गया तो इट शुड बी डिफर टुवर्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू स्पिन वैल्यू. स्पिन वैल्यू के रिस्पेक्ट में वो कंपलसरी है कि वह उसका वैल्यू चेंज कर जाएगा. वजह चाहे तो वह प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा. एक का प्लस हाफ हो जाएगा तो दूसरे का माइनस होगा. दिस मीन्स दैट टू इलेक्ट्रॉन इन 9 ऑर्बिटल may have the same n, same l and same m but differ in spin quantum number, which indicate that in an orbital more than 2 electrons cannot be accommodated, as I have also discussed on yesterday. अब आइए हुंड्स रूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो मैं पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फिर से समझा देना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर के. ठीक है, एक एग्जाम्पल हमको लेने दीजिए. एक एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाता हूँ आपको. जैसे कोई एक एलिमेंट ले लीजिए आप. ठीक है, सपोज किसको ले लूँ मैं, कार्बन ले लेता हूँ. ठीक है, चाहे कार्बन छोड़िए, हल्का सा एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हीलियम. ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है बोलिए, 2. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, कितना हो गया, 1s2. ठीक है, आइए इसके लिए सभी क्वांटम नंबर का वैल्यू हम लोग निकालते हैं. s ऑर्बिटल है तो s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं. एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा. ये होना कंपलसरी है. क्यों, टू अवॉइड द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन. तो ये हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखला दिए. अब आइए यहाँ पर जो लिखा जाता है NL⁴ के फॉर्म में होता है. ये ऑर्बिटल्स हम लोग लिखते हैं. n के जगह पर कितना है आपका, तो 1 है. ठीक है, किसके लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 1 है. अब आ जाइए आप, s अगर हो तो l का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है. ठीक है, अगर l 0 हो तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 हो जाएगा. ठीक है, अब इसके लिए अपवर्ड डायरेक्शन है तो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, प्लस हाफ हो जाएगा. ठीक है, अब आ जाइए आप डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन है डाउनवर्ड ना, एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए ये भी किस शेल में है, तो फर्स्ट शेल में है. यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया आपका, यहाँ 1 हो गया. ठीक है, आप s है तो s के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है. अगर l का वैल्यू 0 हो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होगा आपको, ये 0 हो जाएगा. ठीक है, अब आ जाइए इसके लिए स्पिन वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, तो माइनस हाफ हो जाएगा. माइनस हाफ हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह एंटी पैरेलल है. तो आप देख रहे हैं कि स्पिन को ये क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, दोनों और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सब सेम है. ये भी 1, इसके लिए भी 1, ये 0 तो इसका भी 0, ये 0 इसका भी 0. इसका क्या है, प्लस हाफ है और इसका कितना है, माइनस हाफ है. यही पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई ऑर्बिटल है तो उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा. अगर सभी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, तो सभी क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर जो होगा ना, विथ रिस्पेक्ट टू स्पिन, इट शुड बी डिफर.
ठीक है, यही इस पे आपका पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। आइए अब हम लोग हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी देखने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो आइए सबसे पहले वर्ड को हम आपको क्लियर करते हैं। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या है? चलिए, कल हम चर्चा हल्का सा किए थे डी ऑर्बिटल में कि डी ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं ना, ट्रिपल डिजेनरेट और डबल डिजेनरेट। ट्रिपल डिजेनरेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय T2G एंड डबल डिजेनरेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय EG ना, और EG orbitals are axial, that was dz square and dx square minus y square, while the non-axial orbitals, that is T2G orbitals, are represented by dxy, dyz and dzx, ठीक है, लाइज इन द प्लेन। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? चलिए, राकेश, मनीष, दोनों में से कोई जवाब दीजिए। राकेश, मनीष, चलिए जवाब दीजिए। हाँ जी, जवाब दो। चलो अमृता, तुम जवाब दो, व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? हेलो, अरे कुछ तो बोलो तुम लोग। सर आवाज आ रही है। हाँ तो बोलिए, व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? कल पढ़ाया हूँ। चलिए सुनिए फिर तब ना, दोज ऑर्बिटल्स which have same energy content are said to be degenerate orbitals ना। degenerate orbitals हम लोग वैसे ऑर्बिटल्स को कहते हैं जिसका एनर्जी लेवल सेम हो, एनर्जी कंटेंट सेम हो। तो ये वर्ड क्लियर हो गया, degenerate orbitals। ठीक है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ सबशेल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन each orbital of the subshell is filled with one electron each. It can be also stated that in ground state of an atom, the configuration which has more number of unpaired electron is most stable। देखो, आप बस में सफर कर रहे हैं, तो पेंडेमिक से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, कोरोना वायरस से पहले की बात कर रहा हूँ। बस में जैसे ही बैठते हैं तो पहले क्या करते हैं, खिड़की की तरफ बैठ गए। एक आदमी अगर पहला सीट पर बैठ गया, खिड़की की तरफ बैठ गया, तो दूसरा जो आएगा वो दूसरे सीट पर बैठेगा लेकिन वो भी खिड़की की तरफ बैठेगा। तीसरा आएगा वो तीसरे सीट पर जाकर के बैठेगा लेकिन खिड़की की तरफ बैठेगा। इस तरह से लोग बैठते चले जाते हैं खिड़की पर। फिर क्या होता है आपको कि दूसरा अगर पैसेंजर फिर आता है तो आपका मजबूरी है, आपके साथ वो बैठ जाएगा, पेयर में पेयर हो गया, आपका पेयरिंग हो गई उस सीट पर। ठीक है, तो इसका होन्स रूल का कहना था कि जब डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे, दोज ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी कंटेंट आर सेड टू बी द degenerate orbitals. First of all, the electron will be filled singly, then the pairing of electron will start na, from second electron in S subshell and from fourth electron in P subshell and sixth electron from D subshell and eighth electron in F subshell। जैसे देख लीजिए, S subshell है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन होगा एंड इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होता है वो जनरली क्लॉकवाइज हम लोग लेकर के चलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का फिलिंग पहले क्लॉकवाइज हो गया, फिर एंटी पैरेलल दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें। उसी तरह से 2s में पहले क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन पर एक फिल कर जाएगा, तब दूसरा इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। P के केस में देखिए, नाइट्रोजन के केस में यहाँ पर तो 1s2 2s2 2p3 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। S1s में दो इलेक्ट्रॉन, तो एक एंटी पैरेलल हम लोग दिखला दिए। 2s में दो इलेक्ट्रॉन, पहले क्लॉकवाइज तब एंटी क्लॉकवाइज। अब आगे आपका 2p3, तो 2p3 में तीन इलेक्ट्रॉन है, तो पहले px तब py pz। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन किसी में भी इंटर कर सकता है, लेकिन हम लोग फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस इलेक्ट्रॉन इज एंटर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2px ना, बट माइंडेट दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कैन बी accommodated in any one of the orbital according to the Hund's rule। ठीक है, तो अब देखिए, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते, ऐसा लिखना इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये ऑर्बिटल भरा ही नहीं है, इसमें हम लोग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो ऐसा लिखना आपका गलत होगा। ऐसे लिखेंगे आप इस
इस तरह से आपको जब भी लिखना है तो इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड अप फर्स्ट सिंगली, देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट, ठीक है। इन दिस केस without filling of the electron, pairing of electron is started in the 2px, that is why this process is absolutely wrong. This is known as Hund's rule ना, ये Hund's rule है, ठीक है। अब आ जाइए ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, ठीक है। आइए इसका फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले क्लॉकवाइज तब एंटी क्लॉकवाइज, उसी तरह से 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले क्लॉकवाइज तब एंटी क्लॉकवाइज। अब आ जाइए 2p4, तो पहले ये इलेक्ट्रॉन इंटर कराएंगे, फिर इस इलेक्ट्रॉन को इंटर कराएंगे, फिर इस इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड फर्स्ट सिंगली, देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट, तब इस इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग इस ऑर्बिटल खाली रख दिया और इस दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल करके दिखा दिया, ऐसा लिखना क्या होगा, गलत होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड फर्स्ट सिंगली, then pairing of electron will start. In the case of the S subshell, a pairing of electron starts from second electron. In the case of P, pairing of electron it starts from fourth electron. Similarly, in the case of D orbital, pairing of electron starts from sixth electron and from eighth electron in F subshell. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम अब हम लोग देखने जा रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेन शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। इट इज रिटन बाय 3 मेथड्स। ये 3 मेथड से लिखा जाता है। कौन कौन? तो आपका हो गया ये शेल वाइज, दूसरा हो गया सब शेल वाइज, और तीसरा हो गया आपको इनर्ट गैस वाइज। स्लाइड में नहीं है मेंशन किया हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने मेथड से हम लोग लिखते हैं? तो पहला हो गया शेल वाइज, दूसरा हो गया सब शेल वाइज, और तीसरा हो गया आपको इनर्ट गैस वाइज। हम लोग जो भी इस लेवल में ये करेंगे वो सब शेल वाइज और ये क्या कहा जाता है, इनर्ट गैस वाइज करेंगे। जनरल प्रैक्टिस में जो रहता है उस इनर्ट गैस से लिखना बहुत आसान होता है, ठीक है। आप दोनों में तीनों मेथड आप जानेंगे, तीनों मेथड में यहाँ पर प्रैक्टिस आपको कराने जा रहा हूँ। इन द ग्राउंड for the filling of the electron, for writing of the electron, there is Aufbau principle. Can you tell that who have proposed the principle of Aufbau principle? Is it a scientist? No, Aufbau is pronounced as Bow principle. Aufbau is written but it is pronounced as Bow principle, B-O-W, Bow principle, but it is written as Aufbau principle. It is a German word which means to build up. He is not a scientist, it is a verb na, which means to build up, and it was proposed by Bohr and Stoner, ठीक है। According to Aufbau principle, in the ground state of the atom, the orbitals are filled in the order of their increasing energy। मतलब कि इलेक्ट्रॉन पहले वैसे सब शेल में फिलअप होंगे जिसका एनर्जी लेवल कम हो, जिसका एनर्जी कंटेंट कम हो, इसके बाद उससे हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, इसके बाद उससे ज़्यादा हायर वाले में सब शेल में जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगा उसमें जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम एंड इंटर इनटू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल ओनली आफ्टर द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अप। जो मैं कहा वही बात है ये, ठीक है। तो आइए इसका कुछ मैं एग्जाम्पल देखूंगा, ठीक है। तो इससे हम लोग कैसे समझेंगे कि किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज़्यादा है? तो इसके लिए एक रूल है, जिस रूल को हम लोग NS प्लस एल रूल कहते हैं, N प्लस एल रूल कहते हैं। N जहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वेयर L इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। एज द वैल्यू ऑफ N प्लस एल वैल्यू इंक्रीजेज, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेज। द ऑर्बिटल्स विद द लोएस्ट N प्लस एल वैल्यू इज फील्ड फर्स्ट। जिसके लिए N प्लस एल का वैल्यू क्या हो, कम हो, उसी में इलेक्ट्रॉन पहले इंटर करता है। when 2 or more orbitals have same n plus l value, the one with the lowest n value or higher l value is preferred in filling। जैसे देख लो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर करेगा जिसके लिए n प्लस एल का वैल्यू कम हो, जिसके लिए n प्लस एल का वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। क्योंकि n है, n आपको एनर्जी लेवल को बताता है, तो एनर्जी लेवल उसमें इंक्लूड है, इसलिए एनर्जी जिसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है, उसी का n प्लस एल भी कम हो रहा है, उसी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन कभी कभी होता क्या है, आपको दो सबशेल का एनर्जी n प्लस एल का वैल्यू जो होगा आपको सिमिलर हो जाएगा। जब वैसे केस में जब दो सबशेल का आपका n प्लस एल का वैल्यू इक्वल हो जाए, तब हम लोग देखते हैं n का वैल्यू, जिसके लिए n का वैल्यू मिनिमम हो,
ठीक है, उसी में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। क्यों? क्योंकि n रिप्रेजेंट सब शेल, ठीक है, सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी लेवल को करता है। n का वैल्यू कम होने का मतलब उसका एनर्जी लेवल कम होगा, एनर्जी लेवल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा ना। नाउ लेट अस कंसीडर 2 ऑर्बिटल 3d एंड 4s ना। तो हम लोगों के पास क्या है, n+l रूल है, ठीक है। तो आइए मैं आप ही लोगों से जानता हूं, यहाँ पर 3d है तो 3d के लिए मैं n+l का वैल्यू निकाल रहा हूं। तो बताइए 3 है तो प्रिंसिपल क्वांटम n का वैल्यू कितना है, 3 हो गया। d है 0 रहने से s, 1 रहने से p, ठीक है, और 2 रहने से कितना हो गया d, तो आपका d रहने से l का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। तो वैल्यू टोटल वैल्यू कितना हो गया आपका, इसका 5 हो गया। किसके लिए, 3d के लिए। जरा 4s के लिए तो आप देख लीजिए, 4 हो गया n+l, तो 4 हो गया आपका n का वैल्यू, n बराबर हो गया 4, तो मैं 4 लिख दिया। और s के लिए वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 0 हो गया, तो ये टोटल वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, पहले 4s में जाएगा तब 3d में जाएगा, ठीक है। सिंस द 4s हैज द लोएस्ट n प्लस वैल्यू दैट इज equal to 4, it is filled first before filling that taking place in the 3d। मतलब 3d से पहले आपका पहले 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तब 3d में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए n+l का वैल्यू जो होता है कम होता है, उससे क्या होगा, इसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होने से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले इसमें एंटर करेगा, ठीक है। आइए कंसिडरिंग द ऑर्बिटल 3d 4p एंड 5s, अब हम लोग 3 ऑर्बिटल कंसिडर कर रहे हैं, 3d 4p 5s। 3d के लिए निकाल दीजिए, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू देखिए 3 है। d के लिए ये आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। टोटल वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। आइए 4p के लिए निकालते हैं। 4p में आ जाइए आप, n का वैल्यू कितना है, 4 है, s रहने से 0, p रहने से 1, 4 + 1 कितना हो गया आपका, फिर 5 आ गया। आइए अब हम लोग 5s के लिए देखते हैं, यहाँ पर n+l का वैल्यू, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 5 हो गया, s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, टोटल वैल्यू फिर 5 आ गया। तीनों में का वैल्यू आपका n+l का वैल्यू सेम हो गया। तो अब कैसे हम समझेंगे कि किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, किसका एनर्जी कंटेंट कम होगा। तो वहां पर हम n का वैल्यू देख लेंगे, n का वैल्यू किसके लिए सबसे कम है, 3d का, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तब फिर n का वैल्यू से ज्यादा किसमें, इसमें। तो 1 नंबर पर इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा, फिर 2 नंबर में इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा, फिर 3 नंबर में इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका 5s में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग डिसाइड कर देंगे। These 3 values are same since the n value is lower to 3d orbital, the electron prefer to enter in 3d, ठीक है, then in 4p, and at last the electron will enter in 5s। The order of increasing energy of atomic orbital is this one, ठीक है। आपका ये मिलर का दिया हुआ है, मिलर के हिसाब से ये निकाला हुआ है। कैसे निकालता है इसका डायग्राम अभी आपको रिप्रेजेंट मैं करूंगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, तब 2s में जाएगा। क्यों जाएगा, तो n+l का वैल्यू निकाल के देखिए, इसका n+l का वैल्यू कितना हो गया, इसके लिए 1, n बराबर हो गया 1 और l बराबर हो गया 0, तो ये 1 वैल्यू इसका आ गया। इसमें देखिएगा तो 2 वैल्यू आ जाएगा। 2p के लिए, p के लिए l का वैल्यू होता है 1 और ये हो गया 2, तो 2 + 1 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। n+l का वैल्यू इसमें 3 है, ठीक है। अब आ जाइए 3s, तो 3 और s के लिए हो गया 0 और n का वैल्यू हो गया 3, इसका वैल्यू भी 3 आ रहा है, इसका भी वैल्यू 3 आ रहा है। लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है, कम है इसमें, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा तब 3s में जाएगा। अब आ जाइए 3p में और 3s में, तो इसका लिए वैल्यू कितना आ रहा है आपका, 4 आ रहा है। कैसे समझे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है और p के लिए l का वैल्यू 1 है, ठीक है। 3 + 1 बराबर 4 हो गया, तो तब इसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। अब आ जाइए 4s के लिए, n का वैल्यू यहाँ पर 4 है, l का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ पर दो सबशेल का वैल्यू सेम है n+l का, लेकिन n का वैल्यू इसमें कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 3p में इंटर करेगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। द सीक्वेंस इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द वेरियस ऑर्बिटल कैन बी इजीली रिमेंबर्ड विद द हेल्प ऑफ मिलर्स डायग्राम एज शोन इन द फिगर। देखिए फिगर से ये है, सबसे पहले हम लोग 1s लिख दिए। ऐसे कैसे लिखा जाता है, 1s लिख दिए, इसके नीचे 2s लिखिए, 3s लिखिए, 4s लिखिए, 5s लिखिए, 6s लिखिए। ये आपका 2p हो गया, 2p के बाद 3p हो गया, यहाँ 4p हो गया, 5p हो गया, 6p हो गया। अब यहाँ आपके पास 3d हो गया, यहाँ 4d हो गया, 5d हो गया, 6d हो गया। अब यहाँ पर हाँ ऊपर से छोड़ते चले जाना है एक एक,
यहाँ 1p नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 1p एग्जिस्ट नहीं करता है, कल बता चुका हूँ। यहाँ आपका 1d 2d नहीं होता है, डायरेक्ट 3d से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि 1d और 2d पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से हम लोग ऊपर से एक एक छोड़ते चले गए, यहाँ 4f यहाँ 5f लिख दिए और इसको डायगोनली इस तरह से काट दिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें, तब इसमें, तब 2p में, तब 3s में, तब 3p में, तब 4s में, 3d में, 4p में, तब 5s में, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 5f, 6d। इस तरह से इलेक्ट्रॉन आपका इंटर कर जाता है। देखिए दूसरा इस तरह से डायग्राम हम बनाए हुए हैं। 1s में, क्यों 1s में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा? तो n प्लस एल का वैल्यू 1 है। 2s के लिए n प्लस एल का वैल्यू 2 है, तब इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वैल्यू n प्लस एल का इसका है, 3s में जाएगा, सॉरी 2p में जाएगा, तब 3s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, 3s इसके लिए भी आपका कितना 3 वैल्यू आ रहा है, इसके लिए भी 3 वैल्यू आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है आपका यहाँ पर n का वैल्यू कम है, 2 है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तब इलेक्ट्रॉन इसमें गया। 3s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें आपका जा रहा है? 3p में जा रहा है। क्यों जा रहा है? यहाँ पर n प्लस एल का वैल्यू कितना है? 4 है, लेकिन 4s में भी इसका 4 है, लेकिन n का वैल्यू इसमें ज़्यादा है, n का वैल्यू इसमें कम है। तो n का वैल्यू कम होने से पहले 3p में चला गया, तब 4s में गया, एंड सो ऑन। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो गया। ये मिलर का दिया हुआ है, इसी डायग्राम को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम 1 to 30, ये आपको याद का प्रैक्टिस करना है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये शेल वाइज हो गया, ये सब शेल वाइज था, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सब शेल वाइज लिख रहे थे। अब आइए शेल वाइज कैसे लिखा जाता है वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इसमें कितना शेल है? एक ही शेल है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो एक शेल है, एक लिखा हुआ भी है, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो यहाँ हम लोग 1 लिख दिए। ठीक है, इसमें शेल नंबर देखिए 1 है। ठीक है, 1 है जरूर, तो के लिए 1 हो गया आपका। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए इसमें कितने शेल हैं? 2 है, तो दूसरा शेल एल होता है। पहला शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, तो ये हो गया आपका 2। ठीक है, और दूसरा शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, तो 2 and 1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका? लिथियम का। अब आ जाइए बेरिलियम का, 1s2 2s2 लिख दिए हम लोग सब शेल वाइज। ठीक है, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लिख दिए। दूसरा शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी हम लोग लिख दिए। अब आ जाइए बोरोन में, तो पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 हो गया, और दूसरा शेल, तो ये देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, इसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शेल नंबर सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो 2 और 1 3 ना, तो यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 2 and ये 2 and 3, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। कार्बन का आ जाइए, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। दूसरा शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हम 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। ठीक है, अब आ जाइए पहला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ 2 है, 2 लिख दिए। दूसरा शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है, यहाँ हम 5 लिख दिए। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग इनर्ट गैस वाइज कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमको सोडियम का लिखना है, सोडियम का इनर्ट गैस वाइज हमको लिखना है सोडियम का, तो सबसे पहले कीजिए क्या कि सोडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल वाइज लिख दीजिए। एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 2p6 1s2 2s2 2p 3s1, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका किसका? इनर्ट गैस का। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना के बराबर है? 10, और 10 किस नियरेस्ट, ये आपका इनर्ट गैस कौन है? नियोन, तो इसके बदले में हम लोग यहाँ नियोन लिख दिए। क्या लिख दिए? नियोन लिख दिए, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ले लिए। ठीक है, और लास्ट में क्या लिख दिए? 3s1 लिख दिए। यही तो हो गया इनर्ट गैस वाइज, ये हो गया सब शेल वाइज। ये अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखला रहे थे, बता रहे थे आपको, ये शेल वाइज हो गया, और ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब शेल वाइज हो गया, और ये हो गया आपका इनर्ट गैस वाइज। इस तरह से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। 1 से लेकर 30 तक आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसमें आप दोनों तरह का देख रहे हैं,
सबशेल वाइज और इनर्ट गैस वाइज दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया हुआ है। ठीक है, इसको आप ये प्रैक्टिस करना है 1 से लेकर के 30 तक। ये आपका जिंक हो गया 30 ना, स्कैंडियम से लेकर। देखिए प्रॉब्लम आपको कहाँ आएगा, क्रोमियम और कॉपर के केस में आएगा। कॉपर क्रोमियम का ये एटॉमिक नंबर हो गया 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पर 4s2 होना चाहिए, तब 3d5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए था यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर आपको 4s2 है ना, पहले इलेक्ट्रॉन 4s2 में जाता है तो 4s2 लिख दिए, तब आपका बच कितना गया 20 हो गया, और 3d4 होना चाहिए। बट here the electronic configuration is 4s1 3d5 5, so because one electron is promoted from 4s orbital to 3d orbital, so that it becomes 3d5 5. It is promoted because 3d4 orbital is less stable, 3d5 is more stable. Why it is more stable? Because of a half filled orbital. Why a half filled orbital is more stable? It will be dealt elsewhere. Just after 5 minutes I will explain why 3d5 why half filled orbitals are more stable. ठीक है, अब आ जाइए सिमिलरली इन द केस ऑफ द कॉपर। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था 4s2, ठीक है, और 3d10 होना चाहिए था, सॉरी 3d9 होना चाहिए था। 29 होता है एटॉमिक नंबर, तो 4s2 3d9 होना चाहिए था। बट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल टू इज प्रोमोटेड टू द 3d ऑर्बिटल टू मेक इट 3d10, और इस तरह से इसको 3d10 में बदल देते हैं। व्हाई इट इज कन्वर्टेड इनटू 3d टू मेक इट मोर स्टेबल। अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोस्कोपी दिस वन इज करेक्ट बिकॉज 3d9 orbital is less stable, 3d10 is more stable. Why it is more stable? Because of fulfilled orbital. Why fulfilled orbital is more stable? Now I will explain you just after 5 minutes. Just wait, please have patience. ठीक है, now see stability of the atom. Stability of atom depends on the symmetrical distribution of the electron. यह symmetrical distribution of electron पर डिपेंड करता है। एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी पर डिपेंड करता है, जिसका एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगा वह ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, जैसे 3d है तो d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैक्सिमम हो गया आपका फुल फील्ड कहलाएगा। लेकिन अगर 5 हो गया तो जस्ट 10 का हाफ कितना हो गया, 5 हो गया। हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और हाफ फील्ड से फुल फील्ड की तरफ अगर कोई जा रहा हो, जैसे 3d10 हो गया तो फुल फील्ड हो, वो ज़्यादा स्टेबल हो गया ना। क्यों होता है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल हो जाता है। 3d5 है तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिकल हो गया, डिजेनरेट है। 3d10 है तो सब में दो दो इलेक्ट्रॉन है, एंटी पैरेलल है, डिजेनरेट है, ये भी ज़्यादा स्टेबल हो, लेकिन उससे ज़्यादा स्टेबल हो गया। क्यों ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होता है। जैसे सपोज आज कौन कौन क्लास कर रहे हैं, मनीष कर रहा है और अनु कर रही है, तो मनीष और आपको अभिषेक राज, अभिषेक कुमार, इसके बाद राकेश है, सौरव है, इसके बाद रवि है। तो अगर हम ऐसा करें कि मनीष को उठाएं और अभिषेक राज के पास रख सकते हैं, फिर हम अभिषेक राज को उठा करके अभिषेक कुमार के पास बैठा सकते हैं, अभिषेक कुमार को उठा करके हम राकेश के पास बैठा सकते हैं। अब मनीष को फिर राकेश को ना उठा करके हम चाहे सौरव के जगह पर बैठा दे तो वहां बैठा सकते हैं। सौरव की जगह पर ना बैठा करके हम चाहे तो हम इसको रवि से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कितना बार एक्सचेंज कर रहा है, 1 2 3 4 5, मनीष को 5 जगह चांसेज है एक्सचेंज होने का। ठीक है, वाइज के साथ अगर इसको हम एक्सचेंज करते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में मनीष बताएगा तुम्हारा एनर्जी रिमेन सेम होगा या एनर्जी लॉस होगा। बार बार तुम्हारा हम सीट चेंज कर रहे हैं। चलो मनीष बोलो। एनर्जी लॉस होगा सर। बिल्कुल, और एनर्जी लॉस होगा तो जो जिस चीज की एनर्जी कम होती है वह ज्यादा स्टेबल होता है। दैट मीन्स यू विल बी मोर स्टेबल इन द सिमिलरली इन द केस ऑफ 3d5 दैट इज हाफ फील्ड ऑर्बिटल, देयर इज मोर एंड मोर एक्सचेंज ना। I think there will be nearly about 10 exchange due to its energy is loose, that is why it is more stable. Similarly in the case of 3d10 there is 20 exchange due to which it will be more stabilized ना। Let us see how the energy changes। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन ले लिया मैं,
और इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के इसके जगह पर और इसको इस जगह पर भेज सकते हैं। इसका एक्सचेंज हम इसके साथ कर सकते हैं, इसका एक्सचेंज इसके साथ कर सकते हैं, इसका एक्सचेंज हम इसके साथ कर सकते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का टोटल एक्सचेंज कितना हो गया? 4 मतलब एनर्जी लूज करेगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देख लीजिए, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखिए, इसके साथ पॉसिबल है, इसके साथ पॉसिबल है, इसके साथ पॉसिबल है। ये वाला पॉसिबिलिटीज तो हम पहले ही काउंट कर दिए इसमें, इसलिए यहाँ पर छोड़ रहे हैं। तो टोटल एक्सचेंज कितना हो गया? 3 एक्सचेंज हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं थर्ड इलेक्ट्रॉन का। तो इसका और इसका काउंट हो गया है यहाँ और यहाँ, इसलिए छोड़ रहे हैं। इसका काउंट कर रहे हैं एक जगह, 2 जगह, यानी कि 2 एक्सचेंज हो रहा है। सिमिलरली फोर्थ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज एक ही पॉसिबल है, एक हो गया। टोटल एक्सचेंज काउंट कर लीजिए, 4 3 7 7 और 2 9 9 और 1 10, 10 एक्सचेंज हो गया। तो 10 मरतबा एनर्जी लूज होगा, इसलिए हाफ फील्ड 3d5 इज मोर स्टेबल। सिमिलरली इन द हाँ, तो यहाँ पर 3d5 हम लोग इसीलिए कर देते हैं ना, 4s2 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके 3d में भेज देते हैं ताकि स्टेबलाइज कर जाए। उसी तरह से जैसे आप देख लीजिए 3d4 में, तो 3d4 अगर हम लोग करते हैं, जैसे क्रोमियम के केस में ओरिजिनली ये आता है 4s2 3d4, तो 3d4 यही ना हो गया। एक्सचेंज कितना आ रहा है? 6 टाइम्स ही आ रहा है। तो 6 टाइम्स में कम एनर्जी लूज होगा, तो वह कम स्टेबल होगा। जबकि 3d5 बनाने में इसका एक्सचेंज 10 आ रहा है, तो 10 मरतबा एनर्जी लूज करेगा, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। तो हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल ना देन पार्शियली filled 3d4 orbital is said to be partially filled, and half filled is more stable than the 3d10 यानी कि full filled orbital. Why so? Because of more energy exchange, due to which it will be more stabilized. ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ ना। पीरियोडिक टेबल कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा।